गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, लास्ट टॉपिक अपन जो पढ़ा था रासायनिक समीकरण के चरण पर अपन ने पढ़ लिए थे। अब देखिए हम स्टार्ट कर रहे हैं रासायनिक समीकरण की विशेषताएं। आपके सामने किताब की मैंने पीडीएफ से बना रहा हूँ ताकि आपको किताब में आसानी रहेगी। टॉपिक है अपना रासायनिक समीकरण की विशेषताएं। तो क्वेश्चन आप सबसे पहले यही लिखिए, क्वेश्चन यहाँ से शुरू कर दीजिए। क्वेश्चन लिख लीजिए कि रासायनिक समीकरण की विशेषताएं लिखो। रासायनिक समीकरण की विशेषताएं लिखो, यह क्वेश्चन लिखें आप। देखिए इसका आंसर है, अपन पढ़ रहा हूँ। रासायनिक समीकरण के द्वारा यहाँ पर है, रासायनिक समीकरण के द्वारा अभिक्रिया की एक संक्षिप्त जानकारी मिल जाती है। अभिक्रिया की एक संक्षिप्त जानकारी मिल जाती है। इसकी विशेषताएं निम्न है। देखिए, क्रियाकारक और उत्पाद के बारे में संपूर्ण जानकारी यथा अणुओं की संख्या, द्रव्यमान आदि मिलती है। देखिए, रासायनिक समीकरण की विशेषता है, पहली विशेषता है कि क्रियाकारक और उत्पाद के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलती है, जैसे कि अणुओं की संख्या कितनी है, द्रव्यमान कितना है आदि। यानी क्रियाकारक और उत्पाद के बारे में संपूर्ण जानकारी कैसे मिलेगी कि वो किस अवस्था में, गैसीय अवस्था में है, लिक्विड अवस्था में है, या जलीय विलयन में है, या ठोस अवस्था में है, कौन सा क्रियाकारक है, उसका प्रतीक चिन्ह क्या है, उन सब की जानकारी मिलती है। मतलब क्रियाकारक और उत्पाद के बारे में सीधी जानकारी मिलती है। किस की अणुओं की संख्या की और द्रव्यमान की जानकारी मिलती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, पदार्थ की भौतिक अवस्था की जानकारी मिलती है। अपने भौतिक अवस्था सॉलिड है, लिक्विड है, या गैस है ना, या जलीय विलयन में है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, तीसरा पॉइंट है कि रासायनिक अभिक्रिया के लिए आवश्यक परिस्थितियां यथा दाब, ताप, उत्प्रेरक आदि के बारे में पता चलता है। हम तीर के निशान के ऊपर लिखते हैं ना ताप और दाब के बारे में, और उत्प्रेरक अपन ने निकल लिखा था, है ना। रासायनिक अभिक्रिया दोनों के बारे में अपन ने बताया था कि जैसे तीर का निशान है, और तीर के निशान के ऊपर अपन क्या लिखते हैं, ऊपर अपन ऐसा बना करके लिखते हैं, और केल्विन या एटम या निकल अपन तीर के निशान के ऊपर लिखते हैं। तो अपने को तीर के निशान के ऊपर से ये पता चल जाता है अपने को कि रासायनिक अभिक्रिया में ताप, दाब और उत्प्रेरक आदि के बारे में इसका पता चलता है। फिर अगला पॉइंट है कि समीकरण से अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माशोषी, इसकी भी जानकारी हमें प्राप्त होती है। देखिए, समीकरण अपन ने जब ऊष्माक्षेपी के बारे में बात कर रहा था, तो मैंने कहा जब ऊष्मा का उत्सर्जन करे, ठीक है, ऊष्मा का उत्सर्जन करे, ठीक है, और ऊष्माशोषी मैंने कहा था जो ऊष्मा को ग्रहण करे। पेट्रोल को हाथ में लोगे तो क्या होगा, पेट्रोल अपने ठंडा लगेगा, तो वो ऊष्मा कहाँ से ली, उसने अपनी हथेली से ग्रहण है। तो अब कैसे पता चलेगा ऊष्माक्षेपी है, ऊष्माक्षेपी होगी तो प्लस का निशान आएगा पीछे, और ऊर्जा लिखी हुई होगी, और ऊष्माशोषी होगी तो माइनस का निशान आएगा। ठीक है, फिर देखिए अगला पॉइंट है अपना, पांचवा पॉइंट है, समीकरण अभिक्रिया की उत्क्रमणता की जानकारी देती है कि समीकरण ये जो अभिक्रिया है वो उत्क्रमणीय है या अनुत्क्रमणीय है। कैसे पता चलेगा, तीर का निशान कैसा होता है, दोनों तरफ इस तरह का निशान होता है। आपने बताया था कि जब दोनों तरफ तीर का निशान होता है तो वो अभिक्रिया कौन सी होती है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। तो हमें 5 पॉइंट से ये पता चलता है कि समीकरण अभिक्रिया की उत्क्रमणता की भी जानकारी हमें प्राप्त होती है। ये हो गया आपके रासायनिक, क्या हो गया, रासायनिक समीकरण की विशेषता। क्वेश्चन पूरा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप, रासायनिक समीकरण की सीमाएं लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है रासायनिक समीकरण की सीमाएं लिखिए। देखिए इतनी, अब देखिए आगे पढ़ रहा हूँ, इतनी विशेषताओं के बाद भी रासायनिक समीकरण में कुछ कमियां रह गई है। पहली कमी देखो, पहली कमी या सीमाएं या ऑब्लिक कमियां लिख देना है। ठीक है, यह अभिक्रिया की पूर्णतः जानकारी नहीं देता है। अभिक्रिया पूर्णता का मतलब होता है अभिक्रिया कब खत्म हो गई, या चालू है या खत्म हो गई, इसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त नहीं होती है। जैसे मैंने लिख दिया अभिक्रिया C+O2 = CO2, अभिक्रिया कब शुरू हुई है, कब खत्म हुई है, इसकी हमें जानकारी प्राप्त नहीं होगी। सेकेंड है कि इससे क्रियाकारक व उत्पाद की सांद्रता के बारे में देखिए, इससे क्रियाकारक व उत्पाद की सांद्रता के बारे में भी कुछ स्पष्ट नहीं होता। क्रियाकारक के उत्पाद की सांद्रता का मतलब होता है गाढ़ापन या पतलापन, कि ये अभिक्रिया गाढ़ी है। गाढ़ा जानते हो, जैसे तेल, एक तेल होता है, एक पानी होता है, पानी पतला होता है, तेल गाढ़ा होता है, ठीक है ना। तो क्रियाकारक उत्पाद, ठीक है, इसमें क्रियाकारक उत्पाद की सांद्रता के बारे में जानकारी स्पष्ट नहीं होती है। ठीक है, ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब है रासायनिक अभिक्रिया। मैंने शायद पहले आपको क्वेश्चन लिखा दिया है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। अगर नया आपने क्वेश्चन नहीं लिखा है तो लिख लीजिएगा, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। देखिए
अपन टॉपिक पर है रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन। किसी भी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होने पर, देखिए पढ़िए, किसी भी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होने पर वह मूल पदार्थ से रासायनिक गुणों एवं संगठन से भिन्न हो जाता है। इस घटना को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होना ही क्या है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ये आप पूरा दोनों की दोनों परिभाषा लिखोगे, किसे कहेंगे, किसी भी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होना रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। एक तो सीधी परिभाषा है, दूसरी क्या है, रासायनिक गुणों एवं संगठन में क्या होना, परिवर्तन होना, वो क्या कहलाएगी, आपकी रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगी। ठीक है, हाँ जी, क्वेश्चन लिख लिया आपने, जरा देखिए, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। क्वेश्चन हो गया आपका, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। उसकी परिभाषा है किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होना, किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होना ही क्या है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। फिर देखिए आपका क्वेश्चन पूरा हो गया। नेक्स्ट आगे देखिए, आगे जो है क्वेश्चन देखिए, आगे पहले पढ़ रहे हैं कि यहाँ पर है अपन कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिकारकों से उत्पादों का निर्माण होता है। अभिकारकों से, अभिकारक मतलब क्रियाकारक, ठीक है, उससे उत्पाद का निर्माण होता है, परंतु पदार्थ का कुल द्रव्यमान क्या रहता है, संरक्षित रहता है। मैंने लिखा था द्रव्यमान संरक्षण का नियम, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो विनाश किया जा सकता है, न उसका सृजन किया जा सकता है। ठीक है, तो द्रव्यमान कैसा रहता है, संरक्षित रहता है। रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण से व्यक्त किया जाता है। आप जो आपने लिखा ना आपने जो रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा लिखी, रासायनिक अभिक्रिया की जो परिभाषा लिखी, उसके अंदर आप क्या करोगे, ये एक समीकरण एग्जाम्पल के रूप में लिख लो, 2mg + O2 = 2mgO। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, मैं आगे पढ़ रहा हूँ। मैग्नीशियम के फीते को ऑक्सीजन में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड को श्वेत रंग का चूर्ण बनता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख लीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन लिखिए कि जब मैग्नीशियम के फीते को क्वेश्चन लिखिए, मैग्नीशियम के फीते को ऑक्सीजन में जलाने पर, मैग्नीशियम के फीते को ऑक्सीजन में जलाने पर क्या होता है। क्वेश्चन लिख दिया आपने, मैग्नीशियम को या मैग्नीशियम के फीते को जलाने पर, ऑक्सीजन में जलाने पर क्या होता है, समीकरण लिखिए। क्वेश्चन लिख दिया, समीकरण लिखिए। तो इसका आंसर यहाँ से लिखोगे, मैग्नीशियम के फीते, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है कि मैग्नीशियम के फीते को ऑक्सीजन में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का श्वेत रंग का चूर्ण बनता है। किसका चूर्ण बनता है, श्वेत रंग का चूर्ण बनता है। और ये एग्जाम्पल की ये समीकरण है, ये भी लिखोगे 2mg + O2। ये 2mg क्या है, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया, क्या पदार्थ बना, 2mgO पदार्थ बना। ठीक है, ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर आगे देखिए, यहाँ अभिकारकों में मैग्नीशियम के परमाणु संख्या 2 है, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या भी 2 है। उत्पाद बनने के पश्चात इनकी संख्या समान हो जाती है, अतः अभिक्रिया से पूर्व एवं पश्चात मैग्नीशियम ऑक्साइड का द्रव्यमान समान रहता है। एक अन्य उदाहरण आपको सिर्फ रीड करना है। आपको क्वेश्चन का आंसर क्या लिखोगे, आप सीधा यही लिखोगे क्वेश्चन का आंसर कि मैग्नीशियम के फीते, क्या लिखोगे, मैग्नीशियम के फीते की ऑक्सीजन में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का श्वेत रंग का चूर्ण प्राप्त होता है, और ये समीकरण इसमें लिख दोगे और क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। फिर आगे देखिए, आगे रीड कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। इस अभिक्रिया में कोयले का दहन ऑक्सीजन की ऊपर, आपको जो एक अन्य उदाहरण दे रखा है, अन्य उदाहरण में क्या दे रखा है कि कार्बन और ऑक्सीजन Ca + O2 = बनता है CO2 बनता है। ठीक है ना, CO2 बनता है। तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होगा, 12, ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 32, क्योंकि ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से इनका जो द्रव्यमान होता है वो दोनों क्या होता है, बराबर होते हैं। जरा देखिए, इस अभिक्रिया में कार्बन + O2 के अंदर देखिए, इस अभिक्रिया में कोयले का दहन ऑक्सीजन की उपस्थिति में किया जाता है। देखिए हम यहाँ पढ़ रहे हैं, क्या किया जाता है, कोयले का जो दहन है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में किया जाता है। यहाँ कोयला तथा ऑक्सीजन अभिकारक है, कोयला तथा यानी C और O2 क्या है, यहाँ पर अभिकारक है। उत्पाद के रूप में जो बनता है वो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 के गुण इसमें सर्वथा भिन्न है। यहाँ पर 12 ग्राम, देखिए यहाँ पर 12 ग्राम कार्बन और 32 ग्राम ऑक्सीजन से क्रिया करके 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। ये देखा जाए तो अभिकारक के कुल द्रव्यमान उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर है। ठीक है, फिर देखिए आगे लिखा है, रासायनिक अभिक्रिया में यौगिकों के परमाणु के मध्य बने हुए बंध टूटते हैं, नए बंधों का निर्माण होता है। अभिकारकों का सहयोग करना बंधों के टूटने में बनने
अभिक्रिया विवेक तथा प्रकृति के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया अनेक प्रकार की होती है। ठीक है, अभी तक इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है, संयुग्मन अभिक्रिया यानी एडिशन रिएक्शन किसे कहते हैं। देखिए जरा एडिशन रिएक्शन किसे कहते हैं, क्वेश्चन लिख लीजिए आप। एडिशन रिएक्शन यानी संयुग्मन या संयोजन भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो रहा है, क्या बोलता है, संयोजन भी बोलते हैं। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, किसे कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। देखिए ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक या क्रियाकारक आपस में सहयोग करके एक ही उत्पाद बनाते हैं, संयुग्मन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि C+O2 = CO2 यानी दो अभिकारक, कितने अभिकारक, दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं, उसे बोलते हैं संयुग्मन यानी जुड़ना। संयुग्मन का मतलब क्या है, जुड़ना। एडिशन का मतलब भी क्या होता है, जुड़ना। इन अभिक्रिया के मध्य नए बंधों का निर्माण होता है। आप क्वेश्चन का आंसर कहाँ से लिखोगे, आपसे अगर पूछा जाए, आपसे क्वेश्चन पूछाया जाए कि संयुग्मन की परिभाषा लिखिए, संयुग्मन की परिभाषा क्या होगी, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, कैसी, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में सहयोग करके एक ही उत्पाद बनाते हैं, संयुग्मन अभिक्रिया कहलाते हैं। और इन अभिक्रियाओं में अभिकारकों के मध्य जो नए बंध का निर्माण होता है यानी A+B = क्या बना रहे हैं, AB। ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या अभिकारक है और दोनों एक उत्पाद बनाया अभिकारक। ठीक है, फिर आगे देखिए, चूंकि इन अभिक्रियाओं को अभिकारकों का साधारण योग होता है अतः इन्हें योगशील या योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं। तो क्वेश्चन आपने लिखा था संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, ठीक है ना, संयोजन अभिक्रिया अपन ने लिखा था। तो उसके साथ में आप देखना योगशील या योगात्मक अभिक्रिया किसे कहते हैं, ऑब्लिक लिख देना। संयुग्मन अभिक्रिया किसे कहते हैं, योगशील या योगात्मक अभिक्रिया किसे कहते हैं। उदाहरण क्या होगा इसका, कोयले का दहन। कोयले का दहन कैसा होगा, C+O2 कैसा होगा, C+O2 = CO2। देखिए मैग्नीशियम के फीते के उदाहरण के समीकरण के Mg+O2 जो मैंने आपको पहले ही बता दी थी। ठीक है, Mg+O2 क्या होगा, = 2MgO बन जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, आगे एथिन हाइड्रोजन है, सॉरी देखिए विस्थापन अभिक्रिया। क्वेश्चन लिखिए, विस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन लिखिए, विस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। देखिए विस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण सहित परिभाषित करना आपने को, लिख लिया क्वेश्चन। देखिए ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें एक अभिकारक में उपस्थित परमाणु या परमाणु का समूह दूसरे अभिकारक में परमाणु या परमाणु समूह के द्वारा विस्थापित हो जाता है, इन अभिक्रियाओं में अभिकारक के पहले से बने हुए बंध टूटते हैं, कुछ नए बंध का निर्माण होता है। मतलब ये कहना चाह रहा है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें एक अभिकारक दूसरे अभिकारक में क्या करता है। देखिए ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें एक अभिकारक में उपस्थित परमाणु या परमाणु का समूह दूसरे अभिकारक के परमाणु या परमाणु के समूह द्वारा विस्थापित हो जाता है, इन अभिक्रियाओं में अभिकारक पहले से बने और बंध टूटते हैं और नए बनते हैं। कुल मिला के बात ये कहना चाह रहा है, आप उदाहरण से समझिए उदाहरण क्या कह रहा है। आपका उदाहरण ये कह रहा है AB+C AC+B ये बन रहा है = यानी B ने क्या किया, इस C ने क्या किया, B को हटा दिया। देखिए ज़रा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, आसानी रहेगी आपको। देखिए C ने क्या किया, इस B को हटा दिया, इसकी जगह ले ली, मतलब इसको विस्थापित कर दिया, है ना। C ने क्या किया, B को हटा दिया और C की जगह ले ली, B को भगा दिया। तो मतलब एक परमाणु किसी दूसरे परमाणु को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। एक परमाणु किसी दूसरे परमाणु को विस्थापित कर देता है, उसकी जगह ले लेता है, उसे बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। जैसे CuSO4 + Zn है, जिंक है, जिंक ने क्या किया, Cu को विस्थापित कर दिया, Cu को हटा दिया और SO4 के साथ खुद लग गया। ठीक है ना, तो ये क्या विस्थापन हो गया, इसे बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। कॉपर सल्फेट, आप इसकी जो परिभाषा यहीं से लिखोगे, आप क्वेश्चन में इसकी परिभाषा यहाँ से लिखोगे कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें एक अभिकारक में उपस्थित परमाणु या परमाणु के समूह द्वारा अभिकारक का परमाणु या परमाणु समूह द्वारा विस्थापित हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल AB+C = AC+B। ठीक है, CuSO4 + Zn ZnSO4 + Cu बनता है। कॉपर सल्फेट के नीले रंग का विलयन
जिंक के टुकड़े डालने पर कुछ समय पश्चात CuSO4 का विलयन नीला रंग विलुप्त होने लगता है, Cu निक्षेपित होने लगता है और विलयन में ZnSO4 बनने लगता है। विस्थापन अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व तुलनात्मक रूप से कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है। यहाँ Zn अधिक क्रियाशील धातु है तथा Cu कम क्रियाशील धातु है, अतः Cu को Zn विस्थापित कर देता है। तत्वों के क्रियाशीलता के बारे में जानकारी उनके सक्रियता श्रेणी से होती है। ठीक है, अब मेन चीज़ क्या, आपको क्या करना है, क्वेश्चन लिखिए कॉपर सल्फेट, क्वेश्चन लिखिए कॉपर सल्फेट के नीले रंग के विलयन में जिंक के टुकड़े डालने पर क्या होता है और क्यों होता है। ठीक है, क्वेश्चन हो गया समझ में, कॉपर सल्फेट के नीले रंग के विलयन में जिंक के टुकड़े डालने पर क्या होता है। तो क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ से लिखोगे, जब जिंक के टुकड़े डालते हैं तो CuSO4 का विलयन नीले रंग के विलुप्त होने लगता है, क्योंकि Cu निक्षेपित हो जाता है। निक्षेपित होने मतलब Cu को बाहर कर देता है Zn, Cu को क्या कर देता है, Zn बाहर कर देता है। और विस्थापन ये पूरा वहाँ से लिखोगे आप, कहाँ तक लिखोगे, पूरा यहाँ तक लिखोगे आप। इससे होता है, यहाँ तक इसका आंसर होगा। ठीक है, कॉपर सल्फेट का नीला जो रंग होता है टुकड़े डालने पर क्या होता है, CuSO4 का जो विलयन होता है वो नीले रंग का विलुप्त होने लगता है, क्योंकि Cu निक्षेपित हो जाता है, मतलब Cu हट जाता है और Zn उसमें साथ में मिल जाता है। ठीक है, तो ये हो गया सक्रियता श्रेणी। ये दो क्वेश्चन हो गए, विस्थापन अभिक्रिया के बारे में हो गया। आपको दूसरा क्वेश्चन मैंने लिखा है कि कॉपर सल्फेट का नीला रंग, जो विलयन में नीला रंग होता है वो विलुप्त क्यों हो जाता है। तीसरा क्वेश्चन लिखिए आप सक्रियता श्रेणी, सक्रियता श्रेणी को टेबल सारणी बनाए, सक्रियता श्रेणी की सारणी बनाइए। देखिए एक क्वेश्चन सक्रियता श्रेणी में से ज़रूर पूछा जाता है, ये श्योर है, इसलिए आपको ये सारणी याद होनी चाहिए कि कम क्रियाशील तत्व कौन, सबसे कम क्रियाशील तत्व कौन सा है, देखिए Au यानी ऑर्गन, और सबसे अधिक क्रियाशील तत्व कौन सा है, K यानी पोटेशियम, है ना। हाइड्रोजन से ऊपर की धातु में H से अधिक क्रियाशील है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा सबसे कम क्रियाशील कौन सा है, सबसे अधिक क्रियाशील कौन सा है, या इनका क्रम लिखिए। तो ये सारणी आप उसमें बना लेना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी PDF फाइल के साथ ही मिलेंगे। जो चीज़ बोर्ड पर समझाने वाली होगी मैं बोर्ड पर समझाने वाला वीडियो लेके आऊँगा, और PDF वाला होगा तो मैं PDF वाला वीडियो लेके आऊँगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।